हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पशु पोषण या न्यूट्रिशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम पशु पोषण का, जिसका नाम है प्रोटीन। और ये प्रोटीन किसके अंदर आता है? खाद्य पोषकों के अंदर आता है। हमने खाद्य पोषकों को 6 वर्गों में 6 भागों में बांटा था। जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। ये 6 खाद्य पोषक होते हैं जो हम पढ़ रहे थे। खाद्य पोषक यानी फीड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। इन खाद्य पोषकों में से हमें आज पढ़ना है ये प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में आइए हम जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहली बात, प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन शब्द किससे लिया गया है? प्रोटियोज से लिया गया है। प्रोटीन शब्द प्रोटियोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाले पदार्थ। प्रथम स्थान रखने वाले पदार्थ। प्रथम स्थान रखने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। द सबस्टेंस होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, वे पदार्थ जो शरीर में प्रथम स्थान रखते हैं उन्हें प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन शब्द दिया था मुल्डर ने। प्रोटीन शब्द दिया था मुल्डर ने। प्रोटीन वर्ड गिवन बाय मुल्डर, एक साइंटिस्ट का नाम है। मुल्डर के द्वारा प्रोटीन शब्द दिया गया। प्रोटीन क्या है? शरीर की संरचनात्मक यानी संरचना बनाता है। यानी प्रोटीन जो है सेल, कोशिका की संरचनात्मक इकाई है। यानी शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। शरीर बनता है कोशिका से। शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, यानी कोशिका। और कोशिका की संरचनात्मक इकाई है प्रोटीन, क्योंकि कोशिका किससे बनती है? प्रोटीन। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जो ढांचा बनाने वाला होता है, वो प्रोटीन ही होता है। और जो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। तो इसके बारे में आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं आज प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन शब्द प्रोटियोज से मिलकर बना है, प्रोटियोज से बना है। प्रोटियोज का मतलब होता है प्रथम स्थान रखने वाले पदार्थ। प्रोटीन शब्द दिया था मुल्डर ने। शरीर बना होता है सेल से, कोशिकाओं से, और कोशिकाएं बनी होती है प्रोटीन से, और प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्लों से। अब हम बात करते हैं प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अम्लों के अमीनो अम्लों के क्या है? बहुलक हैं। अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो हैं, अमीनो एसिड हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन के एकलक होते हैं। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी प्रोटीन के एकलक हैं। एकलक जिसे कहते हैं संरचनात्मक इकाई। तो अमीनो अम्ल किसके एकलक है? प्रोटीन के एकलक है। प्रोटीन के एकलक होते हैं अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बनती है? प्रोटीन। और प्रोटीन बनाते वक्त अमीनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? ये पेप्टाइड बंध, एक विशेष प्रकार का बंध होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध किस प्रकार से बनता है? अमीनो अम्ल को हम अगर देखें
तो अमीनो जो शब्द है इस संरचनात्मक समूह के लिए अमीनो शब्द आता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो अम्ल के लिए आती है। अब इधर होती है आर और इधर होता है हाइड्रोजन। इस प्रकार अमीनो एसिड की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें ये तो समूह होता है अम्ल, और ये समूह कहलाता है एमिनो। यानी जो अमीनो अम्ल होता है वो ना तो क्या होता है, ना तो ये एसिडिक नेचर का होता है और ना ही ये बेसिक नेचर का होता है। इसमें समूह भी होता है और अम्ल समूह भी होता है। तो एमिनो एसिड जो है ज्विटर आयन की तरह कार्य करता है, उभयधर्मी आयन की तरह कार्य करता है, और इसमें जो बंध बनता है वो क्या होता है, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, और ये पेप्टाइड बंध इस प्रकार का होता है, NHCO इस प्रकार का बंध होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में प्रोटीन में नाइट्रोजन अतिरिक्त होती है। यानी प्रोटीन का कंपोजिशन क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन CHON से बने होते हैं। प्रोटीन CHON से बने होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तीनों तो कार्बोहाइड्रेट और वसा में दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और हो गया। अर्थात हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी प्रोटीन में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अर्थात प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व अतिरिक्त पाया जाता है, अतिरिक्त पाया जाता है। यानी प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन इनमें इंक्लूड होती है, नाइट्रोजन के स्रोत होते हैं। और नाइट्रोजन कितनी होती है प्रोटीन में, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो होती है कितनी होती है, 16% होती है। हम पूरा ही कंपोजिशन नोट कर लेते हैं। जैसे प्रोटीन में क्या होता है, एवरेज में जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है, CHON से बने हुए होते हैं। तो C यानी कार्बन होता है 50%, हाइड्रोजन होता है 7%, ऑक्सीजन होती है 23% और नाइट्रोजन होती है 16%। तो इस तरह से कंपोजिशन होता है प्रोटीन का। प्रोटीन में इस प्रकार से 4 तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या है, शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है और अमीनो अम्लों से मिलकर के प्रोटीन बने होते हैं। चारे में जो प्रोटीन की मात्रा निकालते हैं हम, या खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा निकालते हैं, तो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा किससे निकालते हैं, किस विधि से निकालते हैं, और उस विधि का नाम है जेल्डाल विधि। किस विधि से निकालते हैं, KJALDAL। ये विधि जो होती है जेल्डाल मेथड, एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है जेल्डाल। तो जेल्डाल विधि के द्वारा क्या निकाली जाती है, प्रोटीन, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। और जेल्डाल क्या है, विधि है। और उपकरण कौन सा काम में लिया जाता है, जेल्डाल उपकरण काम में लिया जाता है। इस विधि में जेल्डाल उपकरण काम में लिया जाता है। चूंकि हमें जो पशुओं को खिलाना पड़ता है, खाद्य पदार्थ जो खिलाने पड़ते हैं, उनमें पशु उनसे उनको खा करके दुग्ध का उत्पादन देता है, मांस का उत्पादन करता है, कई प्रकार के उत्पादन करता है। तो हमें उनके खाद्य पदार्थों में संतुलन यानी बैलेंस डाइट का चेक करना पड़ता है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। जो हम उनको कॉटन सीड केक या कपास या बिनोले की खल खिलाते हैं, सरसों की खल खिलाते हैं, और भी कंसंट्रेट खिलाते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, वो किस प्रकार से पशु को पोषण देगी, क्या प्रोटीन उनके लिए आवश्यक है, जितनी आवश्यक होनी चाहिए उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों की जांच करेंगे। तो पशु के जो खाद्य पदार्थ है उनमें इस विधि से क्या निकाला जा सकता है, प्रोटीन। और
जेल्डाल विधि से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं निकलती है, इससे पहले नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है। इस विधि से क्या किसका पता चलता है? इस विधि से नाइट्रोजन निकाली जाती है। इस विधि से चारे में क्या निकाली जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। और नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करके उस नाइट्रोजन की मात्रा को 6.25 एक फैक्टर है उससे गुणा किया जाता है, तो क्या आ जाता है? क्रूड प्रोटीन। तो क्रूड प्रोटीन जो होता है उसका सूत्र होता है नाइट्रोजन की मात्रा इंटू 6.25। और ये 6.25 कहाँ से आता है? ये 6.25 एक फैक्टर है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है, तो 100/16 से ये एक फैक्टर आता है 6.25। अगर हमें दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो दूध के लिए जो 6.25 की जगह फैक्टर 6.25 की जगह दूध के लिए जो ये फैक्टर होता है, दूध के लिए ये गुणक होता है, इस गुणक का मान कितना होता है? 6.38। तो अगर अन्य खाद्य पदार्थों में प्रोटीन ज्ञात करनी है तो नाइट्रोजन की मात्रा इस जेल्डाल विधि से या जेल्डाल उपकरण से ज्ञात करके उस मात्रा को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा का पता चल जाएगा। अर्थात खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का आकलन जो है, एस्टिमेशन किस विधि के द्वारा किया जाता है? जेल्डाल विधि के द्वारा किया जाता है, जेल्डाल मेथड के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन क्या है, शरीर के क्या है, संरचनात्मक अवयव है। कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट है, जो जितने भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, यानी एंजाइम बेसिकली किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम क्या होते हैं? जिनके आगे एज लगता है या जो किसी भी जैविक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैसे रेनिन एंजाइम है, टाइरोसिनेज एंजाइम है, लाइपेज है, फास्फेटेज है, माइलेज है, माल्टेज है। इस तरह के जो क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं? किसी एक क्रियाकारक को क्रियाफल में बदलते हैं, यानी जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा से जो है सबसे ज्यादा मिलती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रोटीन की जो बेसिक बातें चल रही है। अब हम विभिन्न प्रकार की प्रोटीन जो कहाँ कहाँ पाई जाती है वो देख लेते हैं। जैसे हम बात करें ओसीन प्रोटीन, तो ओसीन प्रोटीन काय में पाई जाती है? अस्थि में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बोन में पाई जाती है, बोन में पाई जाती है। जैसे हम बात करें कॉन्ड्रिन प्रोटीन, तो कॉन्ड्रिन जो प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है? ये उपास्थि में पाई जाती है, यानी कार्टिलेज में पाई जाती है। अस्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी? ओसिन। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कॉन्ड्रिन। ऑप्सिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ऑप्सिन। ऑप्सिन ऑप्सिन प्रोटीन जो किस में पाई जाती है? विटामिन ए में पाई जाती है, विटामिन ए में। विटामिन ए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्सिन प्रोटीन। और प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, जैसे कोलाजन प्रोटीन है। कोलाजन प्रोटीन जो है संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू में। संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलाजन है। ये कोलाजन प्रोटीन कैसी होती है? चमकीली सफेद प्रोटीन होती है। शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी यही है। कोलाजन प्रोटीन जो है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलाजन प्रोटीन है। आगे हम बात करते हैं, एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन 3 रूपों में पाई जाती है। रक्त में भी पाई जाती है, दूध में भी पाई जाती है, अंडे में भी पाई जाती है। 3 अलग अलग रूपों में ये प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहलाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहलाती है रक्त में।
सिंपल एल्ब्यूमिन कहलाती है। रक्त में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त का प्रसरणी दाब नियमन करती है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, रक्त का प्रसरणी दाब को नियमन करती है। अगर ये अंडे में पाई जाती है तो अंडे में ये ओवा एल्ब्यूमिन के रूप में पाई जाती है, ओवा एल्ब्यूमिन के रूप में। और अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है। अंडे को जो बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो व्हाइट पोर्शन होता है वो उसकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, और जो व्हाइट जो है प्रोटीन वो बॉईल करने पर क्लॉट हो जाती है। क्लॉट क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थक संरचना में बदल जाती है अंडे में भी। यानी ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन की खासियत है, चाहे वो रक्त की हो चाहे दूध की हो। दूध को जब गर्म करते हैं तो बर्तन के आसपास वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है, लेक्ट एल्ब्यूमिन, वो जम जाती है। तो दूध में किस रूप में पाई जाती है ये? लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन के रूप में पाई जाती है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी पाई जाती है। अन्य प्रोटीन के उदाहरण हम पढ़ते हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन, सुना होगा इनका नाम, मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन जो प्रोटीन है, ये किस प्रकार की प्रोटीन है? ये संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो किस में पाई जाती है? पेशी में पाई जाती है। और किस प्रकार की प्रोटीन है? संकुचनशील प्रोटीन है, संकुचनशील। कौन सी प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कौन सी? एक्टिन और मायोसिन, ये संकुचनशील प्रोटीन है। आगे हम बात करते हैं केसीन प्रोटीन का नाम हम आपने सुना होगा। केसीन क्या होती है? ये केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसीन प्रोटीन, जो कि दूध की 80% भाग बनाती है। ये केसीन प्रोटीन फास्फोरस युक्त प्रोटीन है और दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो केसीन प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसीन प्रोटीन। आगे हम बात करते हैं जो मृत संरचनाएं हैं जानवरों के शरीर की, जैसे खुर, पंजे, नाखून, बाल, सींग। जो इस तरह की जो संरचनाएं हैं, जो केराटिन, एपिडर्मिस है, इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, यानी शरीर की जो मृत संरचनाएं वो किससे बनी होती है? केराटिन प्रोटीन से बनी होती है। केराटिन प्रोटीन क्या बनाता है? शरीर की मृत संरचनाएं बनाता है, मृत संरचनाएं। मृत संरचनाएं कौन बनाता है? केराटिन प्रोटीन बनाता है। और मृत संरचनाओं का उदाहरण है जैसे बाल है, सींग है, खुर है, पंजे हैं और नाखून है, नेल्स हैं एंड एपिडर्मिस। ये सब जो है, ये सब किससे बने होते हैं? केराटिन से। केराटिन प्रोटीन क्या है? मृत प्रोटीन है। ये अपाचनशील, नॉन डाइजेस्टिबल प्रोटीन होता है, चूंकि कई बार जो है पशु चाटते चाटते बालों का गुच्छा बना लेता है और उसको निगल लेता है। और पेट में जो है निगलने से बहुत ज्यादा मात्रा में बाल, जैसे या तो स्वयं की जो है स्किन को चाटता है, उस पर रोम या बाल पाए जाते हैं, उस पर एक्टोपैरासाइट होने पर या एंडोपैरासाइट होने पर इस प्रकार की क्रिया, या फिर मिनरल डेफिशिएंसी, खनिजों की कमी होने पर पशु इस प्रकार की बैड हैबिट दर्शाता है, जिसको हम पिलोफेजिया कहते हैं। पिलोफेजिया की कंडीशन में बालों का गुच्छा कई बार आंत के अंदर अटक जाता है, जिसको ट्राइकोबेजोरे कहते हैं। ये जो स्थिति बनती है वो हेयर बाल कंडीशन बनती है, उसको बोलते हैं हेयर बाल। अरे ये हेयर बाल स्काई में अटक जाती है, ये आंतों में अटक जाती है, जिस प्रकार से वो क्या करती है? खाद्य पदार्थों का रास्ता बंद कर देती है इंटेस्टाइन में। और ये हेयर बाल बिल्कुल पत्थर की जैसी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। और पशु का जो है ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा उसमें नहीं, यानी कोई रिलीफ नहीं आता है। तो ऐसी भी कंडीशन होती है हेयर बाल की, जो किसके कारण आती है? केराटिन के कारण। नाखून को जो है खाने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि नाखून अपाचनशील होता है, आंत में जाकर के अंदर घाव कर सकता है। तो जो केराटिन प्रोटीन है ये क्या है? नॉन डाइजेस्टिबल, नॉन सोल्यूबल प्रोटीन है, अपाचनशील और अघुलनशील प्रोटीन है। अगली प्रोटीन हम कौन सी देखते हैं? जो शरीर में एक इलास्टिन प्रोटीन भी पाई जाती है, इलास्टिन। इलास्टिन, ये इलास्टिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? ये रक्त वाहिनियों में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में। और जो लिगामेंट होते हैं उनमें भी पाई जाती है, लिगामेंट्स में।
लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, उन तंतुमय संरचनाओं को लिगामेंट कहते हैं। ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। उन धमनियों और शिराओं में ये इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इलास्टिन प्रोटीन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। और प्रोटीन में जो पेप्टाइड बंध है, इस आधार पर एक टेस्ट होता है प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण। और उपस्थिति का परीक्षण कौन सा है, फेमस टेस्ट है बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट, तो बायोरेट टेस्ट द्वारा प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण कौन सा है, बायोरेट परीक्षण। और प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई है वो होती है अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्लों के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ अमीनो अम्लों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, रूमिनेंट के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 0। गाय के लिए भी पूछ ले अलग से, भैंस के लिए भी पूछ ले, इनके लिए जो अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं वो 0 होते हैं। अमीनो अम्ल, प्रथम जो खोजा गया अमीनो अम्ल था वो था एस्पार्जिन। तो प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल, प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल कौन सा था, और वो है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन अमीनो अम्ल प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल है एस्पार्जिन अमीनो अम्ल। एस्पार्जिन अमीनो अम्ल प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल है। फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड इज एस्पार्जिन। आगे हम बात करते हैं अमीनो अम्लों की। जो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है, ग्लाइसिन जो है ये सरलतम अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन सरलतम अमीनो अम्ल है, सरलतम अमीनो अम्ल है। और ये जो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है ये मुर्गी के लिए आवश्यक होता है। वैसे हम बात करते हैं आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों की। अमीनो अम्लों को दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक, असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जो शरीर में सिंथेसिस नहीं होते हैं, शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, जिनको बाहर से डाइट में खाना चाहिए या खाना पड़ता है, या शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर में बन जाते हैं, सिंथेसिस हो जाते हैं, और बाहर से उन्हें नहीं चाहिए। यानी मानव के हिसाब से हम बात करें तो मानव के लिए जो है टोटल जो है प्रोटीन निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 में से जो है 10 तो होते हैं एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी ये क्या है, भोजन में आवश्यक, ये भोजन में आवश्यक होते हैं और शरीर में नहीं बनते। शरीर में नहीं बनते तभी तो भोजन में आवश्यक होते हैं। और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो भोजन में आवश्यक नहीं होते। यानी ये क्या है, ये डाइट में नहीं चाहिए, भोजन में आवश्यक नहीं है, यानी ये शरीर में बन जाते हैं, ये शरीर में बन जाते हैं या सिंथेसिस हो जाता है इनका। तो मानव के हिसाब से देखें तो 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं असेंशियल होते हैं और 10 नॉन असेंशियल होते हैं। और इनमें दो अमीनो अम्ल होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। आर्जिनिन और हिस्टीडीन अमीनो अम्ल होते हैं वो अर्ध अनिवार्य होते हैं। आर्जिनिन व हिस्टीडीन, आर्जिनिन व हिस्टीडीन अर्ध अनिवार्य यानी सेमी एसेंशियल होते हैं। अर्ध अनिवार्य, अर्ध अनिवार्य का मतलब होता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टीडीन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। मानव के लिए हिसाब से देखा जाए तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं, 20 में से 10 जो होते हैं एसेंशियल होते हैं, 10 अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल भोजन में आवश्यक होते हैं यानी बॉडी के अंदर बनते नहीं है, और जो नॉन एसेंशियल है वो भोजन में आवश्यक नहीं होते, ये बॉडी में बन जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अमीनो एसिड्स का पढ़ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ल्यूसीन जो होता है ये किस प्रकार का अमीनो अम्ल है, कीटोजेनिक, यानी कीटोन बॉडीज का निर्माण करने वाला, कीटोजेनिक, कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। कौन सा, ल्यूसीन अमीनो अम्ल कैसा है, कीटोजेनिक अमीनो अम्ल है।
अगला हम लाइसिन की बात करें तो लाइसिन जो अमीनो अम्ल होता है ये किसमें कम होता है, ये अनाजों में कम होता है। अनाजों में लाइसिन की कमी होती है, अनाजों में इसकी क्या होती है, कमी होती है। और सुअर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है, सुअर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है कौन सा, ये अतिरिक्त आवश्यक होता है कौन सा, लाइसिन। लाइसिन अमीनो अम्ल सुअर के लिए अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल है। और जो ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल है, ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन जो अमीनो अम्ल है वो मांस में कम पाया जाता है। ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल मांस में कम पाया जाता है, मांस में कम होता है, या मांस में डेफिशिएंट, मांस ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल में क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, यानी मांस में इसकी कमी पाई जाती है। आगे बात करते हैं, 3 अमीनो अम्ल होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन से, सिस्टीन, सिस्टाइन, दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, ये तीनों क्या है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो हमने इस पेज में क्या देखा, ल्यूसीन कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, लाइसिन अनाजों में कम होता है, सुअर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होता है कौन सा, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन मांस में कम पाया जाता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग एक हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन सल्फर कंटेनिंग हार्मोन होता है, ये साइड वाली नॉलेज है। इंसुलिन जो हार्मोन है इनमें क्या पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है, यानी सल्फर युक्त हार्मोन कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन में जो है 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 51 अमीनो एसिड की दो इस प्रकार से श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक 21 अमीनो अम्ल की होती है जो जिसे कहते हैं ए श्रृंखला, ए श्रृंखला, और जो दूसरी श्रृंखला होती है वो कहलाती है बी श्रृंखला। और बी श्रृंखला में क्या है, 30 अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड होते हैं। और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाई सल्फाइड बंध के द्वारा, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से इंसुलिन जो हार्मोन है जो कि हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की कमी करता है, ये इंसुलिन हार्मोन सल्फर युक्त एक हार्मोन है। और सल्फर युक्त हार्मोन होने के बावजूद इसमें क्या पाए जाते हैं, 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं टोटल एक श्रृंखला में। जो ए श्रृंखला जो होती है इसकी, इसमें 21 होते हैं, बी श्रृंखला में 30 होते हैं, यानी टोटल 51 अमीनो एसिड से बना हुआ क्या होता है, ये हार्मोन होता है। अब हम सल्फर युक्त विटामिन की बात कर लें तो सल्फर युक्त विटामिन कौन कौन से होते हैं, सल्फर युक्त विटामिन दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो थाइमिन, थाइमिन और एक बायोटिन। थाइमिन जो विटामिन होता है, थाइमिन जो विटामिन होता है उसको कहते हैं विटामिन बी1। और जो बायोटिन विटामिन होता है, बायोटिन को कहते हैं विटामिन बी7। तो ये क्या है, ये सल्फर युक्त विटामिन है, थाइमिन एंड बायोटिन। तो हम पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड, तो ये थोड़ा साइड की नॉलेज होगी। हमने सल्फर युक्त अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन पढ़ा, उसके अलावा हमने साथ में सल्फर युक्त हार्मोन बता दिया, सल्फर युक्त विटामिन भी बताया। आगे हम बात करते हैं रूमिनेंट पशुओं के लिए। रूमिनेंट पशुओं के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं, रूमिनेंट पशुओं के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं, 0, 0। अब हमसे कोई पूछ ले कि बताइए गाय के लिए कितने, 0, भैंस के लिए कितने, 0। तो इस प्रकार से ये हम आंसर दे सकते हैं कि कोई भी रोमांथी पशु, हाँ भेड़ के लिए 16 ये है, ये जरूरी होता है
क्यों सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये सल्फर बनाते हैं, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है और इनसे ऊन बनती है। ऊन के निर्माण के लिए यानी जो केराटिन प्रोटीन है उसमें सल्फर पाई जाती है, और केराटिन प्रोटीन की जितनी संरचना है उनके लिए सल्फर जरूरी है, और सल्फर जरूरी है तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड जरूरी है, जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन। ये तो तीनों अमीनो अम्ल जो है ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो इस प्रकार से जो भीड़ के लिए सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन ये जरूरी होते हैं। अब हम इनके टोटल संख्या की बात कर ले, तो जैसे हम असेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो एक्स्ट्रा असेंशियल अमीनो एसिड हैं, वो भी होते हैं। जो एसेंशियल अमीनो एसिड मानव के लिए चाहिए 10, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल मानव के लिए 10, और रोमांथी पशुओं के लिए ये होने चाहिए 0। चूंकि रोमांथी पशुओं के रूमन में अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, यानी माइक्रोफ्लोरा होता है, वो उनके अनुरूप सारे एमिनो एसिड्स का या प्रोटीन्स का, माइक्रोबियल प्रोटीन का संश्लेषण कर देते हैं। तो माइक्रोबियल प्रोटीन की वजह से रूमिनेंट के लिए जो बाहर से आवश्यक अमीनो अम्ल 0 हो जाते हैं। सुअर की हम बात करें तो सुअर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल हैं 8, और मुर्गी के लिए बात करें तो मुर्गी के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं 11। और कौन सा अतिरिक्त होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है 10 के अतिरिक्त एक अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल है, किसके लिए? मुर्गी के लिए। मुर्गी के लिए अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? ग्लाइसिन। अब हम बात कर लेते हैं, एक अमीनो अम्ल होता है टोरिन। टोरिन अमीनो अम्ल किसमें आवश्यक होता है? बिल्ली में। टोरिन अमीनो अम्ल किसके लिए आवश्यक होता है? बिल्ली के लिए आवश्यक, बिल्ली के लिए आवश्यक। और अब बताइए क्यों? क्योंकि जो टोरिन अमीनो अम्ल है बिल्ली के लिए, आंखों के लिए जरूरी है। टोरिन की कमी से क्या हो जाता है? रेटिनल डिजेनरेशन हो जाता है बिल्ली में, बिल्ली अंधी हो जाती है। और टोरिन अमीनो अम्ल का स्रोत जो है वो क्या है? मांस। चूंकि हम जानते हैं कि जो कुत्ते हैं, कुत्ते तो क्या है? भेड़िए के साथी हैं या भेड़िए के वंशज हैं, कैनिस लूपस। और जो बिल्ली होती है, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस यानी ये शेर के और चीते के वंश से संबंधित है, उनकी पेडिग्री से संबंधित है बिल्ली। तो इसके जो खाद्य पदार्थों में मांस होना आवश्यक होता है, मीट एसेंशियल है, क्योंकि मीट में ये टोरिन अमीनो एसिड पाया जाता है। तो बिल्ली के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा हो गया? टोरिन अमीनो अम्ल। एक अमीनो अम्ल होता है टाइरोसिन। ये टाइरोसिन अमीनो अम्ल जो होता है, ये टाइरोसिन अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमें पता है ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे थायरॉक्सिन अमीनो एसिड थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण टायरोसिन अमीनो अम्ल से होता है। किस प्रकार से होता है? जब आयोडीन इस टायरोसिन से जुड़ता है तो दो प्रकार से जुड़ सकता है। जब 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 बनता है, और जब 4 जुड़ते हैं तो T4 बनता है। और T3 जो होता है ये ज्यादा सक्रिय होता है T4 से, लेकिन जो T4 होता है ये असली थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल जो है किसके लिए आवश्यक होता है? थायराइड ग्रंथि के जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके लिए टायरोसिन अमीनो अम्ल जरूरी होता है। तो इस प्रकार हमने ये क्या पढ़ा? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड जो है एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न जो है बनने की संभावना रहती है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन अर्ध अनिवार्य होते हैं। टोरिन बिल्ली के लिए आवश्यक होता है। ल्यूसीन कीटोजेनिक होता है। लाइसिन सुअर के लिए आवश्यक होता है। लाइसिन अनाजों में कम पाया जाता है। इसके अलावा एस्पार्जिन प्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल है। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। धन्यवाद।